मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात भी की। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि जनरल मुनीर ने ट्रंप को फोन किया और बीच बचाव कराने की पेशकश की है। तो इस मोड़ पर इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा है और सवाल है कि अभी तक के हालात में भारत का क्या रोल रहा है। युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की भूमिका हो और भारत की नहीं। भारत के कूटनीतिक जानकार अपने तर्कों को कैसे मांझ रहे होंगे। पूरी दुनिया में चर्चा है कि पश्चिम एशिया के सबसे बड़े संकट में अचानक से पाकिस्तान का रोल इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। क्या पाकिस्तान भी शांति का पुजारी हो गया है? अभी तक की डिप्लोमेटिक पहल में भारत कहां है और क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत चल रही है, तब उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। ईरान ने भी माना कि सीधी बातचीत नहीं हो रही मगर किसी और के जरिए चल रही है। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ट्रंप और मुनीर के बीच बातचीत हुई है। क्या इस्लामाबाद में आगे की कोई बैठक हो सकती है? इसे लेकर भारत की समाचार एजेंसी ANI ने ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट से सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और कहा, अटकलें मत लगाइए। ANI के सवाल से पहले रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर दिया कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस, मिडिल ईस्ट के राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस बैठक में ईरान के अधिकारी अमेरिका के अधिकारियों से मिल सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने इसी रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल पूछा होगा कि क्या इस्लामाबाद में कोई बैठक प्रस्तावित है। प्रेस सचिव ने जवाब तो नहीं दिया मगर ऐसी किसी बैठक से सीधे इनकार भी नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा कि इस समय सभी संवेदनशील मामलों को प्रेस के सामने नहीं लाया जा सकता। हालात बदल रहे हैं और किसी मीटिंग को लेकर किसी प्रकार की अटकलों को तब तक फाइनल नहीं माना जाना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस इनकी घोषणा नहीं करता है। 23 मार्च को ट्रंप के बयान के बाद ही अमेरिका की एक वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट कर दिया कि इस बातचीत में इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है। वो रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन अब स्थिति काफी साफ हो चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पाकिस्तान को लेकर एक एनालिसिस किया है। लिखा है, पाकिस्तान स्टेप्स अप एज गो बिटवीन इन ट्रम्प्स ईरान क्राइसिस। अखबार के दावे के अनुसार उसका यह लेख काफी पढ़ा जा रहा है। इस रिपोर्ट को 5 पत्रकारों ने मिलकर लिखा है। पाकिस्तान को यह रोल क्यों मिला होगा? नाम तो तुर्की और इजिप्ट का भी आया। इसके पीछे एक दलील यह दी जा रही है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि तुर्की को वह मंच मिले, इसलिए मुमकिन है वही पाकिस्तान को आगे कर रहा है। तुर्की भी सऊदी अरब की तरफ बड़ा सुन्नी पावर है और सऊदी अरब के लिए खतरा माना जाता है। जाहिर है सऊदी अरब खुद को तुर्की से ऊपर रखना चाहेगा, इसीलिए माना जा रहा है कि उसने पाकिस्तान को आगे करने में भूमिका निभाई होगी। ईरान पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब अपनी संसद में भाषण दिया कि शिया सुन्नी एक हैं तो तालियां बजी। यूक्रेन युद्ध के समय मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले तुर्की की जगह अचानक पाकिस्तान का रोल अब बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इस्राइल तुर्की को पसंद नहीं करता। वह जिस सुन्नी एक्सिस की बात करता है उसमें तुर्की भी आता है। अमेरिका भी तुर्की को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रंप ने गजा पीस प्लान में तुर्की को रखना चाहा तो इस्राइल ने एतराज किया, मगर इस बार अमेरिका ने यह मौका पाकिस्तान के हाथ में दे दिया है। एक ही झटके में दिखा दिया कि खाड़ी के दोनों सुन्नी पावर उसके हाथ में है। वो तुर्की को अब डंप कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को बातचीत में ले आया है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान से बात करने के फैसले में सऊदी अरब ने कोई भूमिका निभाई होगी? आखिर अचानक पाकिस्तान इतना बड़ा प्लेयर कैसे नजर आ रहा है? पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, सऊदी के साथ उसकी डिफेंस डील है। उससे बातचीत कर अमेरिका ईरान को संदेश दे रहा होगा कि आप पाकिस्तान को अपना दोस्त समझ सकते हैं, लेकिन उसकी बातचीत हमसे भी है, हमारा दोस्त भी है। क्रिकेट की जुबान में कहें तो भारत का गोदी मीडिया कैच के लिए रेडी था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। यहां खूब बहस हो रही है गोदी चैनलों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं। क्या हिंदुस्तान युद्ध रुकवा पाएगा? 3 दिन पहले इंडिया टीवी के पर्दे पर यह सवाल चला। तबाही के बीच दुनिया को मोदी से उम्मीद, क्या पीएम मोदी रोकेंगे महायुद्ध? यह रिपब्लिक भारत का सवाल था। सिर्फ भारत रोक सकता है ईरान जंग? न्यूज 18। ईरान इसराइल की जंग खत्म करा सकता है भारत? क्यों पीएम मोदी पर टिकी दुनिया की निगाहें? TV9 की यह हेडलाइन। किस आधार पर भारत में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि भारत के पास शांति का मंत्र है? शांति का मंत्र होने की पहली शर्त है
कि जिस देश ने हमला किया उसका नाम लेकर निंदा की जाए। क्या भारत कर सका? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने 18 मार्च को जरूर कहा, मैं सोच रहा हूं कौन सीज फायर करा सकता है, यूरोप के देश या भारत, मगर नाम आ गया पाकिस्तान का। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ही भारत के अखबारों में कई लेख छपे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत का क्या रोल हो सकता है। 20 मार्च को नागपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आपको मीडिया में कई जगहों पर छपा मिल जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया में युद्ध हो रहे हैं और कई देशों से यह आवाज उठ रही है कि केवल भारत ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भारत की प्रकृति और उसके मानवीय मूल्यों से परिचित हैं। मोहन भागवत किन देशों की मांग के आधार पर कह रहे थे कि युद्ध केवल भारत समाप्त कर सकता है, क्योंकि भारत की प्रकृति कुछ अलग है। पिछले 5 वर्षों में दुनिया में 2 बड़े युद्ध हुए। पिछले 1 साल में ईरान और इसराइल के बीच 2 बार हुए। यूक्रेन और रूस के बीच 4 साल से युद्ध चला ही आ रहा है। इन 2 युद्धों को रुकवाने में भारत ने कौन सी भूमिका निभाई? अगर यह धारणा बनाई जा रही है कि भारत विश्वगुरु बन गया है और युद्ध रुकवा सकता है, तो 1-2 उदाहरण तो देश के सामने रखना ही चाहिए कि किस युद्ध को रुकवाने में भारत की डिप्लोमेसी ने गहरी भूमिका अदा की है। अगर भारत रुकवा सकता है तो भारत ने पहल क्यों नहीं की? उसकी जनता कितनी परेशान है? सरकार का बजट घाटा बढ़ सकता है, तब फिर युद्ध रुकवाने से भारत को कौन रोक रहा है? अगर किसी ने रोका हुआ है तो भारत युद्ध कैसे रुकवा सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध आज समाप्त हो गया और इसमें भारत के लिए कोई भूमिका नहीं बचती, मगर इस अहम पड़ाव पर अगर पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है तो सवाल भारत से होना चाहिए। भारत और ईरान की दोस्ती का इतिहास, संस्कृति और परंपराओं तक जाता है। कूटनीति उसके बाद की चीज है। पाकिस्तान का उभरता रोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या अच्छी खबर मानी जा सकती है? क्या उन्होंने युद्ध से पहले इस्राइल जाकर गलती कर दी और अब यह गलती बड़ी दिखाई देने लगी है? जो देश हमला करने वाला है उसकी यात्रा करने का फैसला किसका था? क्या विदेश मंत्रालय की या सोची समझी कूटनीतिक रणनीति थी, या प्रधानमंत्री मोदी का अपना निर्णय था कि ईरान जैसे पुराने दोस्त को छोड़कर उस देश की यात्रा की जाए जो ईरान पर हमला करने वाला है? इस नई दोस्ती का क्या सिला मिला? अमेरिका ने ग्लोबल स्टेज दे दिया पाकिस्तान को। अगर यही जगह भारत को मिली होती तो आज बीजेपी गांव-गांव में टीवी सेट लगाकर बैठ गई होती कि भारत ग्लोबल पावर है, युद्ध रुकवा रहा है। सबको प्रधानमंत्री मोदी के पास आना पड़ रहा है। गोदी मीडिया डिबेट का तूफान खड़ा कर देता कि भारत विश्वगुरु बन गया। सवाल है कि इसराइल का दामन पकड़कर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति को खुद ही पटरी से उतार दी? इसराइल की यात्रा करने के बाद ईरान की दोस्ती से भी गए और अमेरिका ने भारत को किनारे कर पाकिस्तान को मंच दे दिया। इस पर बहस होनी चाहिए। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फॉर्मली with full conviction in this moment and beyond. दो 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत की कूटनीति इस बात पर जोर देती रही कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, उसे आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के रूप में स्थापित कर दिया जाए। अब आयरनी देखिए, हिंदी में विडंबना। ईरान पर हमला किया गया तो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने ईरान को आतंकी देश कहा। क्या भारत इसकी निंदा कर सकता है? भारत ने निंदा करने की नैतिक आवाज खो दी है कि पाकिस्तान कैसे शांति के किसी प्रयास में शामिल हो सकता है। गोदी मीडिया के दम पर जनता के बीच यह सवाल जाने से रोक दिया जाएगा, लेकिन यह सवाल बना हुआ है और सामने आ जाता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर हैं तो क्या उस पोजीशन से पाकिस्तान की इस भूमिका की निंदा कर सकते हैं कि भारत जिसे आतंक को पनाह देने वाला देश मानता है, उस पाकिस्तान को युद्ध रुकवाने में रोल कैसे दिया जा सकता है? अमेरिका पाकिस्तान को लेजिटिमेसी दे चुका है, भारत की कल्पना से भी ज्यादा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पाकिस्तान को उससे भी ज्यादा वैधता यानी लेजिटिमेसी दे देगी, जिसे आप सरल शब्दों में मान्यता कहते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश होगा, मगर अमेरिका और खाड़ी के देशों के लिए वह शांति का पुजारी भी हो सकता है। क्या भारत की कूटनीति इसे मेडल के रूप में देख सकती है, या किसकी जीत है और किसकी हार? डू यू गेट माई पॉइंट? ईरान पर हमला होने जा रहा था। भारत ने अमेरिका और इसराइल का नाम लेकर न हमले के पहले न हमले के बाद निंदा की कि इस क्षेत्र को युद्ध में धकेलना अपराध है। अमेरिका में लोग कह रहे हैं, पत्रकार, वहां के सांसद सब खुलकर बोल रहे हैं बिना डरे
कि ईरान पर हमला गलत है, मगर भारत नहीं बोल पा रहा। अगर भारत ईरान पर हमले की निंदा करता, खामेनेई की हत्या की निंदा करता, तब हो सकता था कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने का रोल भारत को मिल जाता। ईरान के साथ पुरानी दोस्ती के नाते भारत इस इलाके के सबसे बड़े युद्ध को रुकवाने में पहल करता नजर आता और ट्रंप को अपनी अहमियत भी समझा देता। लगता है भारत चूक गया और प्रधानमंत्री मोदी की नीति के कारण चूक गया। आलोचना के वीडियो डिलीट करवाकर आप सच को नहीं दबा सकते। उनकी गले मिलने की नीति का मजाक उड़ाने वाले वीडियो क्यों डिलीट करवाए गए? अब फिर से यह सवाल आ गया कि गले मिलने की विदेश नीति का क्या परिणाम निकल रहा है। पाकिस्तान ने इतना जरूर किया कि खामेनेई की हत्या की निंदा की, वहां की संसद में श्रद्धांजलि दी गई और ईरान ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जब उसके जहाज को हुर्मुज से जाने की अनुमति दी गई। इस बातचीत में पाकिस्तान का रोल इसलिए भी बड़ा लगता है कि वह इसराइल को मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की साफ साफ निंदा की तो ईरान के विदेश मंत्री ने भी उर्दू में ट्वीट किया, शुक्रिया अदा किया। इस हिसाब से ईरान और इसराइल के बीच के युद्ध को रुकवाने में पाकिस्तान न्यूट्रल देश तो नहीं लगता, फिर भी उसकी भूमिका नजर आ रही है। आप कह सकते हैं बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है, लेकिन यह नहीं भूल सकते कि इसमें एक बड़ा खिलाड़ी इसराइल भी है। नेतन्याहू ने कहा यह आईडीएफ का फैसला होगा, युद्ध कब अंत होगा, मतलब अमेरिका तय नहीं करेगा। 23 मार्च को पत्रकारों ने ट्रंप से बार बार पूछा, आप ईरान में किससे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या ट्रंप का इशारा इसराइल की तरफ था, जिस पर पहले भी ऐसी बातचीत को पटरी से उतारने के सॉलिड आरोप लगे? लारिजानी की हत्या के पीछे भी यही कहा गया कि लारिजानी अमेरिका के साथ बातचीत की कड़ी हो सकते थे, मगर इसराइल ने उनकी हत्या करवा दी। लेकिन नेतन्याहू के बयान का एक हिस्सा गौर करने लायक तो है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के ऊपर इसराइल ने जो कामयाबी पाई, उसके आधार पर ईरान के साथ डील की जा सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए इसराइल ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेगा। नेतन्याहू ने अभी तक यह नहीं कहा कि पाकिस्तान उसे मान्यता नहीं देता तो वह इस बातचीत में मीडिएटर कैसे हो सकता है। भारत इसराइल को मान्यता भी देता है और अपनी प्राथमिकता में ऊपर भी रखता है, तब भी इसराइल से युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका क्यों नहीं? इसी के साथ उन संदर्भों को भी याद रखना जरूरी है जिसके तहत पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। ट्रंप ने कई बार पाकिस्तान का जिक्र भारत को चिढ़ाने के लिए भी किया है, लेकिन पाकिस्तान की इस नई भूमिका को आप केवल उसी चश्मे से नहीं देख सकते। पश्चिम एशिया के देश भारत के लिए अनजान नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने खासकर इस क्षेत्र को काफी अहमियत दी। इन देशों में कई बार उनका दौरा हुआ। सऊदी अरब 2 बार गए। सऊदी अरब ने उन्हें अपने सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया। 6 बार संयुक्त अरब अमीरात गए। यूएई ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द जायद मेडल से सम्मानित किया। बहरीन ने उन्हें किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया। ओमान और कुवैत का भी उन्होंने दौरा किया। तो इस हिसाब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस युद्ध में अभी तक भारत की क्या भूमिका रही? युद्ध रुकवाने में क्या भारत की अब भी कोई भूमिका हो सकती है? संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि उनकी सभी देशों से बात चल रही है। उन्होंने नहीं कहा कि भारत ने युद्ध रुकवाने की पहल भी की है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। बात हुई है और होती रहती है, लेकिन क्या बात होना ही ऐसे बड़े संकटों में भूमिका निभाना है? प्रधानमंत्री मोदी के बयान से पता नहीं चलता कि उनकी अगुवाई में भारत इस युद्ध में किसी तरह की भूमिका निभा रहा है या नहीं। हमलों से घिरे खाड़ी के 6 में से 5 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं। तो इन देशों ने भारत से युद्ध रुकवाने का आग्रह नहीं किया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के बयान से नहीं मिलती है। पश्चिम एशिया में भारत की सक्रियता ने पाकिस्तान को अलग थलग किया और इसका दावा किया जाता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्थितियां बदली हैं। गजा के समय भी पाकिस्तान के पास मीडिएटर का रोल नहीं आया। एक परमाणु शक्ति और सुन्नी पावर के रूप में पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर मौका और हो नहीं सकता था। इसलिए ईरान के साथ बातचीत में उसकी भूमिका भारत के लिए शायद अच्छी खबर ना हो। अगर युद्ध रुक गया तो क्या पाकिस्तान की पहल से आई शांति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जश्न मना पाएंगे? सोच कर देखिएगा। भारत ने ईरान को किनारे कर शायद बड़ी गलती कर दी। राहुल गांधी ने गुजरात की एक सभा में कहा, प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों पर बहस नहीं कर सकते क्योंकि वे दबाव में। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी।
और अदानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। मोदी जी और बीजेपी का जो पूरा फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, यह अदानी है, और इस कंपनी पर अमेरिका में कोर्ट केस लगा दिया और मोदी जी को सीधा मैसेज दे दिया। वो कोर्ट केस अदानी को धमका नहीं रहे, वो मैसेज मोदी जी को गया है कि ज्यादा उटपटांग की, हिंदुस्तान के लोगों के साथ ड्रामा करना है कर लो, हमारे साथ ड्रामा किया ना तूने, फिर देखना। पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके हाथ में भाई। पैसा कहां गया, कहां से कहां गया, कैसे जाता है, कब जाता है, सारा हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल के कह दिया, गूगल पे जाइए देखिए, वो तो कह रहा है कि भैया मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म कर दूं जब चाहता हूं, मुझसे मत करवाओ। तो कंट्रोल उनके हाथ में है। प्रधानमंत्री 100% कॉम्प्रोमाइज है। आप उनकी आंख को देखिए, टीवी पे देखिए आप। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? कुछ बोला? एक शब्द बोला? %% कंट्रोल में है। और आप देखते जाओ, जो भी होगा वो हिंदुस्तान के फायदे के लिए नहीं होगा, अमेरिका के फायदे के लिए होगा। देख लेना, आपको दिखेगा। एक बार बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आदमी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। आप देखना। पाकिस्तान की भूमिका पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि अगर पाकिस्तान के रोल की बात सही है तो यह भारत के लिए बड़ा झटका है और भारत की उपेक्षा है और इसके लिए पूरी तरह स्वघोषित विश्वगुरु जिम्मेदार है। जयराम लिखते हैं कि 1 वर्ष से अधिक समय से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी निर्विवाद सैन्य सफलताओं के बावजूद दुखद सच्चाई यह है कि उसके बाद पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता और नैरेटिव प्रबंधन मोदी सरकार की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी रहा है। पाकिस्तान जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक स्थिति में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार और गर्मजोशी से उस व्यक्ति का आवभगत किया जिसकी भड़काऊ और उकसाने वाली बयानबाजी ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि तैयार की। साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 2 बार व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सर्कल के साथ एक बेहद घनिष्ठ संबंध बना लिया है। जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की झप्पी कूटनीति की पूरी तरह पोल खुल गई है। देश को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या भारत जनरल मुनीर को मिलती अहमियत पर बोल पाएगा? भारत इस पूरे मामले को कैसे देखता है? इस पर विदेश मंत्री को कुछ तो बोलना चाहिए। इस युद्ध में ईरान का साथ छोड़ने को लेकर कांग्रेस ने लगातार सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बाकायदा अखबारों में लिखा कि ईरान के साथ भारत के कैसे रिश्ते रहे हैं, कितने पुराने रिश्ते रहे हैं, लेकिन उनकी इस लाइन को सरकार ने अनसुना कर दिया। गोदी मीडिया ने भी तवज्जो नहीं दी। युद्ध के हालात में भी सोनिया गांधी यह कहने की हिम्मत दिखा रही थी कि भारत ने ईरान का साथ छोड़कर गलत किया है। अगर हमारी विदेश नीति इस तरह की ढुलमुल नहीं होती, कमजोर नहीं होती, कायराना नहीं होती, तो भारत कितने बड़े नुकसान से बच सकता था। हम कभी ये नहीं कह रहे, न कभी कहा, न कभी कहेंगे नरेंद्र मोदी जी से, गुलाम से, कि आप ईरान की तरफ झुक जाइए। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहे हैं, कहते आए हैं, और आपसे, इस देश से, पूरे विश्व को उम्मीद भी यही थी कि आप सीधे खड़े रहिए, कि आप नियम आधारित व्यवस्था पर चलिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर चलिए, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा नियम आधारित व्यवस्था का हिमायती रहा है। अगर आप नियम आधारित व्यवस्था पर चलते तो आप सीधे सीधे कहते कि यह जंग गैर कानूनी है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर भी हैं, नियम बने हुए हैं, कौन सी जंग कानूनी होती है, कौन सी गैर कानूनी होती है, उसके नियम हैं। आपने वो हिम्मत नहीं जुटाई। पिछले साल मई के ऑपरेशन सिंदूर के समय से पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज मिल रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भी दुनिया के देशों ने उससे किनारा नहीं किया।
ईरान के साथ बातचीत ने पाकिस्तान को फिलहाल एक बड़ा मंच तो दिया है। फिलहाल इस युद्ध को आप हर दिन के हिसाब से देखें, तब भी इन 24-25 दिनों में क्या एक भी दिन ऐसा हुआ जब लगा हो भारत के पास भी भूमिका निभाने के लिए कोई बड़ा रोल आया है या आ सकता है। भारत अमेरिका से गैस खरीद रहा है, भारत अमेरिका की इजाजत देने के बाद रूस से तेल खरीद रहा है, ईरान से तेल खरीद रहा है, यह तो सुनने को मिल रहा है। लेकिन जब बात इतने बड़े युद्ध को रुकवाने की आई तो पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट का नाम आता है। सब कुछ बदला ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल मुनीर को बुलाया, उनके साथ लंच किया, समय बिताए और तारीफ की। पिछले साल गजा शांति समझौते की बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। मुनीर की तारीफों में ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा, कभी ग्रेट फाइटर, कभी वेरी इंपॉर्टेंट गाय, कभी दुर्लभ इंसान कहा। उनसे पहली बार मिलने के बाद ट्रंप ने कहा मुनीर से मिल पाना सम्मान की बात है। बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सबके सामने खड़े होने के लिए कहा। वे खड़े भी हो गए। तब मजाक उड़ा कि पाकिस्तान की ऐसी हैसियत हो गई है। ट्रंप दरबार सजाते हैं, दूसरे उनके सामने प्यादे बनकर जाते हैं। हो सकता है इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने जाने से बचते हों, खासकर टैरिफ विवाद के समय से। 13 फरवरी 2025 के बाद से ट्रंप और मोदी एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुए। किसी शिखर सम्मेलन के बहाने भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं ट्रंप कब क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे। तो क्या अब इस सवाल का जवाब पहले से बेहतर दिख रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला किया? दलील यह दी गई कि ईरान उन्हीं देशों पर हमला कर रहा है जिसकी जमीन पर अमेरिका का सैनिक अड्डा है। पाकिस्तान में अमेरिका के सैनिक अड्डे नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स के 5 पत्रकारों ने अपने लेख में लिखा है, इस वजह से पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में पेश हो सका। ईरान की भौगोलिक स्थिति कमाल की है। उसके समंदर से खाड़ी के 6 देशों की सीमाएं लगती हैं, कतर से लेकर ओमान तक। ईरान की जमीन से भी 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। उनमें इराक, तुर्की, अजरबैजान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान है। पाकिस्तान और ईरान लगभग 900 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यह बलूचिस्तान का इलाका है। करीब 6 ऐसे देश हैं जिन पर ईरान ने हमला नहीं किया, इनमें एक पाकिस्तान भी है। ईद के मौके पर नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने संदेश में खास तौर पर पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि हम अपने पड़ोसी को अपना बेहद करीबी मानते हैं। अपील की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से अपने रिश्ते बेहतर करें, मुसलमानों के बीच दरार लाने से बचें। खामेनेई ने कहा कि वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बेहतर करने के लिए मदद के लिए तैयार हैं। उनके संदेश में भारत का जिक्र नहीं था, केवल पाकिस्तान का था। यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के पाले में आया यह रोल भारत के एक्सपर्ट को झटका दे रहा होगा, जो विदेश नीति की आड़ में प्रधानमंत्री मोदी की हर गलती को सही बताने में लगे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इस युद्ध तक ग्लोबल स्टेज पर भारत का स्टैंड कमजोर माना जा रहा है। हर बार यही सफाई दी जाती है कि भारत अपने हित में अपना स्टैंड लेता है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी। लेकिन यह काफी नहीं। अब पूछा जाना चाहिए कि भारत क्या इस पर चुप रहेगा कि अमेरिका पाकिस्तान को इतनी बड़ी मान्यता दे रहा है? इसमें भारत का अपना हित क्या है? क्या भारत का कोई मंत्री दोहरा सकता है, अमेरिका की आलोचना कर सकता है, कह सकता है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश है? ट्रंप मुनीर की तारीफ कैसे कर रहे हैं? क्या बीजेपी ने तुरंत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका की निंदा की? जो लोग यह कह रहे थे इस युद्ध से भारत का क्या लेना देना, क्या अब भी वे इसी लाइन को दोहराएंगे कि पाकिस्तान को सेंटर स्टेज मिला है तो मिला है, भारत का क्या लेना देना? छोड़िए इन सवालों को। अगर यह बातचीत सफल हो जाती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ करेंगे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।